तो देखिए, हम लोगों ने सब प्राइम क्राइसिस के बारे में तो सुना है, जो 2008 2009 के टाइम पर आया था। एंड दिस वीडियो एक्सप्लेन्स एवरीथिंग इन एंड अराउंड व्हाट वर द कॉजेज, व्हाट वर द impacts, and finally how this crisis से यूएस इकोनॉमी एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी एट लार्ज बाहर आ पाई। तो ये सब प्राइम क्राइसिस था आपके 2008-9 के टाइम का। एंड इस क्राइसिस में एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या कॉजेस थे, अब हम लोग सब चीज़ों को समझते हैं। इस क्राइसिस को समझने के लिए थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगा। एंड व्हेन आई से क्रोनोलॉजी, हम लोगों को स्ट्रेट अवे जाना पड़ेगा 2001 के टाइम पे ना। उस समय यूएस इकोनॉमी के अंदर एक डॉट कॉम बबल था जो कि बर्स्ट हुआ था। एंड एडिशनली 9/11 के अटैक्स भी हुए थे सितंबर 2011 के अंदर। तो उन अटैक्स से भी यूएस इकोनॉमी जो थी वो मैसिवली स्ट्रगल कर रही थी। तो यूएस इकोनॉमी वाज ऑलमोस्ट ऑन अ रिसेशन ब्रिंक, इट वाज स्ट्रगलिंग बिग टाइम। एंड ऐसे में यूएस की जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, वैसे यूएस के अंदर आपकी यूएस फेडरल रिजर्व बैंक है, जिसे हम यूएस फेड बोलेंगे हेंसफोर्थ इन आवर डिस्कशन। यूएस फेड ने क्या किया, हमारी जो इकोनॉमिक्स की बेसिक नॉलेज है 11-12 की, वो हमें क्या बताती है कि अगर इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है तो उसे अपलिफ्ट करने के लिए हमें कैश पूल करना होगा इकोनॉमी में। नाउ व्हेन वी से कैश पूल, हम कैश पूल करते कैसे, बैंक्स क्या करती है, अपने रेट्स ऑफ इंटरेस्ट को लो कर देती है। और ये बैंक्स पता है कब कर पाती है, जब सेंट्रल बैंक अपने रेट्स को लो करे। जैसे हम इंडिया में भी सुनते हैं कि अभी जब यूएस गवर्नमेंट टैरिफ्स लगा रही थी, एंड एडिशनली अभी भी जो इंडिया के ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा है, तो हम ये देखते हैं ना, आरबीआई या तो अपने रेट्स बढ़ाती नहीं है या फिर अपने रेट्स के अंदर कुछ ना कुछ कम करती है रेपो रेट्स के अंदर, जिससे क्या होता है, बैंक्स के लिए फंड्स लेंड करना चीपर होता है। एंड कॉन्सिक्वेंटली बैंक्स चीपर रेट्स पर फंड्स अल्टीमेट कंज्यूमर्स को दे पाते हैं। तो यूएस गवर्नमेंट ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, यूएस गवर्नमेंट ने अपने रेट्स जो है कम कर दिए। एंड इफ आई हैव टू एक्सप्लेन कि कितने क्या कम किए, तो मैं आपको बताता हूं। अराउंड ऐसा था आपका कि जनवरी 2001 के टाइम पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएस फेड का था, विच वाज क्लोज टू 6%, ये बाय द टाइम आपका जून 2023 आया, इट बिकेम 1%। जी हाँ, आपको पता है कोई भी चीज को क्राइसिस क्यों बोली जाती है, बिकॉज इसका इम्पैक्ट इतना सिग्निफिकेंट होता है कि ये एक दो तीन जन को नहीं, बहुत मैसिव नंबर ऑफ पीपल को इम्पैक्ट करता है। एंड सब प्राइम क्राइसिस क्राइसिस पता है कितने लोगों को इम्पैक्ट किया, अराउंड 7.5 मिलियन जॉब्स चली गई। और अगर मैं इसको नंबर्स के अंदर क्वांटिफाई करूँ ना, तो देखो क्राइसिस क्यों बोला गया इसे, बिकॉज रफली अबाउट 28.8 ट्रिलियन डॉलर का वेल्थ जो था वो मार्केट से वाइप ऑफ हो गया। नाउ इमेजिन इंडिया टुडे इज अ 3 to 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, एंड जो मैं बात कर रहा हूँ वो है 28 ट्रिलियन डॉलर की। तो आप समझ सकते हो इंडिया जैसे 7 से 8 कंट्रीज का कंप्लीट जीडीपी वाइप हो जाए, वो इम्पैक्ट सब प्राइम क्राइसिस का। तो उसके कॉज पर फिर से एक बार लौटते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला यूएस इकोनॉमी जो है ये रिकवर कर रही थी। रिकवर करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने रेट्स कम किए। एंड कम भी कितने किए, ओवर अ कोर्स ऑफ रफली 2.5 ईयर्स यूएस फेड ने ऑलमोस्ट 11 टाइम्स, कभी 25 बेसिस पॉइंट्स, कभी 50 बेसिस पॉइंट्स, कभी 60 बेसिस पॉइंट्स, ऐसे कर करके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हुआ करती थी उसे 1% कर दिया। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकली अगर आपको या मुझे 1% पे लोन मिलेगा तो हम क्या नहीं कर सकते यार। मुझे अगर आज कोई बोले कि 1% पर लोन मिल रहा है, मैं अपने लग्जरी के ऊपर स्पेंड करना स्टार्ट करूंगा। आई विल प्रोबेबली गो एंड बाय अ वेरी गुड कार, अ BMW में भी, कि चलो ना 1% पे लोन मिल रहा है। 50 लाख की गाड़ी भी ली तो साल का सिर्फ 50,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं है। तो लोगों ने भी यही किया, मगर प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था, यूएस इकोनॉमी स्ट्रगल क्यों कर रही थी, बिकॉज 1999 2000 के टाइम पर एक डॉट कॉम बबल फटा था। डॉट कॉम बबल के कारण एंड 9/11 के अटैक्स के कारण जो स्टॉक मार्केट थे ना, वो एकदम अनल्यूक्रेटिव हो गए थे।
क्योंकि स्टॉक मार्केट ना उस समय लगातार 3 साल तक ना नैस्डैक ने लो हिट किया था, यानी कि लगातार 3 साल तक यूएस के स्टॉक मार्केट्स गिर रहे थे। वन थिंग, बबल किसे बोलते हैं, ये वर्ड बबल क्यों बोला जाता है? देखो बबल क्या होता है, बबल बाहर से दिखने में बहुत बड़ा होता है, लेकिन बस एक पिन लगाने की जरूरत है और अंदर से पूरा खोखला होता है, वो तुरंत का तुरंत फट जाता है, पुफ, खत्म। तो बस बबल इसे ही बोलते हैं कि कोई चीज बाहर से इतनी ज्यादा हाइप हो गई है, इतनी ज्यादा ओवर वैल्यू हो गई है कि लोग बस उस हाइप के पीछे जा रहे हैं, रियल में फंडामेंटली उस चीज की कोई वैल्यू नहीं। एक एग्जांपल अभी आपको दूं, तो अभी रिसेंटली यूएस की एक रिसर्च एजेंसी ने ये तक बोला है कि एआई भी एक बबल है। उनका कहना यह है कि ये जो पूरी दुनिया एआई 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 कर रही है, बिग बिग कंपनीज आर ब्रिंगिंग आईपीओज एंड दे हैव बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ पाइपलाइंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रेडी टू इन्वेस्ट इन एआई। उनका ये कहना है कि एआई भी एक बबल है एंड बहुत जल्द पता चलेगा कि जो इतने सारे पैसे डाले गए इन सबका कोई वैल्यू नहीं है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि डॉट कॉम बबल में पता है क्या हुआ था। डॉट कॉम बबल के अंदर बेसिकली 1999 के टाइम पर ही इंटरनेट वायरल हुआ था। तो जो इंटरनेट कंपनीज थी, जो टेलीकॉम कंपनीज थी, उन्होंने क्या किया था, ऑप्टिकल फाइबर्स के ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट्स किया था। सबको था कि भाई हम जितना ज़्यादा लोन लेकर के ऑप्टिकल फाइबर्स बिठा पाए ताकि इंटरनेट का जो राइज होगा उसमें हम भी अपना बहती गंगा में हाथ धो ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग मिसमैच हो गया और इंटरनेट का राइज उतना रैपिडली नहीं हुआ जितना उन लोगों ने एस्टिमेट किया था, एंड ये गिर गया। डॉट कॉम बबल को मैं डिटेल में अभी लेके जाऊंगा तो हम लोग डाइग्रेस हो जाएंगे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंटरनेट को ओवर हाइप कर दिया गया था एंड उसके कारण बहुत सारे स्कैंडल्स हो गए थे, बहुत सारे कंपनीज ने अपने लोन्स पर डिफॉल्ट कर दिया था, बड़ी बड़ी कंपनियों ने, और यूएस मार्केट एकदम रील कर रहा था। अब आप समझिए, लोन मिल रहा है लोगों को 1% पे, तो लोग भर भर करके लोन ले रहे हैं, लेकिन पॉइंट है स्टॉक मार्केट अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है एंड जस्ट 3 ही साल पहले लोगों ने हैवी लॉसेस किए हैं। तो बोलते ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो लोग स्टॉक मार्केट में तो पैसा डालने से डर रहे थे। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में डालना नहीं है। स्टॉक मार्केट क्या होता है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग। ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग बेसिकली आपके दो ही टाइप के होते हैं, एक इक्विटी और एक डेट। हम ट्रेडिशनली इसी में तो करते हैं ना, या तो किसी कंपनी का स्टॉक ले लिया या किसी कंपनी के बॉन्ड्स डिबेंचर्स ये सब ले लिए। लेकिन जब लोगों को ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग पर भरोसा नहीं है, तब आ जाता है वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। एंड इनफैक्ट सीएफए करिकुलम के अंदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एक सेपरेट टॉपिक के जैसा है, एंड लेवल 2 के ऊपर तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स क्रेजी हो जाता है। तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स, जैसे हेज फंड्स हो गए, जैसे मानिए बिटकॉइंस हो गए, एंड रियल एस्टेट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। नाउ सुनिएगा, रियल एस्टेट की एक ब्यूटी होती है। जैसे आप कभी भी अपने फैमिली में बैठो, या हमने भी हिस्टोरिकली क्या देखा है कि लैंड जो है वो अप्रिशिएट ही करता है। तो लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं यार अगर आपके पास लमसम पैसा इकट्ठा हो गया तो क्या करो, सीधा लैंड में पैसे डाल दो। आपने लैंड में पैसे डाले, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है। प्लस सुनना, रियल एस्टेट को लोग लेकर के ना लोगों को दो और अच्छी बातें लगती है। नंबर वन इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। ये आप फाइनेंस के वर्ल्ड में बहुत सुनोगे। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या, समथिंग जो आपको दिखती है ना, तो दिखने के कारण उसकी एक खुशी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास 1 लाख रुपीज है। अब आपके पास 1 लाख रुपीज है, तो या तो आप ऐसा कर लो कि आप कोई बहुत अच्छे ब्लू चिप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दो, और या फिर आप आईफोन ले लो। आप देखोगे मेजॉरिटी यंगस्टर्स पहले अपने एस्पिरेशनल गोल्स फुलफिल करते हैं, अपने लग्जरी गोल्स। क्यों? क्योंकि हाथ में अगर आईफोन है, ऑल्दो ये आईफोन है नहीं, लेकिन अगर हाथ में आईफोन है तो वो क्या करता है, वो एक इंट्रिंसिक वैल्यू देता है, मुझे रियल टाइम हैप्पीनेस देता है। लेकिन यही मेरे डीमैट अकाउंट के अंदर एक ब्लू चिप स्टॉक पड़ा है, वो मुझे वैल्यू दे रहा है लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं दे रहा। तो घर से क्या होता है, घर लेना सबकी एस्पिरेशनल एक गोल होती है। तो अब क्या, जब इंसान के पास पैसे है और ट्रेडिशनल में उसको जाना नहीं है, तो वो नेचुरली घर की तरफ जाता है कि अच्छा है ना, खुद का घर हो गया, स्टेटस सिंबल, दोस्तों को हाउस पार्टी में बुला पाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और दूसरी क्या, हिस्टोरिक एप्रिसिएशन। अरे भाई ऐसे बहुत ही
कम टाइम पीरियड्स होते हैं जब आपने देखा हो कि भाई रियल एस्टेट की वैल्यू अप्रिशिएट नहीं हुई है, वरना आप कोई भी लॉन्ग टाइम पीरियड ले लो, एनी 3 ईयर्स, बिटवीन एनी ईयर टू एनी ईयर, मे बी आप 2002 से लेकर के 2005 ले लो, 1997 से लेकर के 2000 ले लो, जब भी कभी भी आप 3 साल ले लो, या 2022 से लेकर 2025 ले लो, आप देखोगे घर के वैल्यू, रियल एस्टेट के वैल्यूज बढ़े ही हैं। तो लोगों ने क्या किया, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। एंड एडेड टू दैट चीप क्रेडिट मिल रहा था। चीप क्रेडिट मतलब जब बैंक्स को ही क्रेडिट 1% पे मिल रहा है, तो लोगों को कितने रेट पे मिल रहा था, मे बी 2%, 3%। कौन नहीं लेगा, सब लेंगे। पता है इम्पैक्ट क्या हुआ इसका, अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊं, तो टिल 1995 यूएस के अंदर घर बनाने का रेट पता है क्या था, साल के अराउंड 6 लाख हाउस कंस्ट्रक्ट होते थे। लेकिन आपको पता है 1995, ये मतलब क्या, एनुअल था, एनुअल एवरेज की एक साल के अंदर पूरे यूएस के अंदर लगभग लगभग 6 लाख घर बनेंगे। लेकिन 1995 से 2005 तक में ये नंबर डबल हो गया। जी हाँ, जहां साल के 6 लाख घर बनते थे, वहां साल के 12 लाख घर बनने लग गए। और क्यों बनने लग गए, रीजन सिंपल था, लोगों के एस्पिरेशनल गोल्स फुलफिल हो रहे हैं, चीप क्रेडिट मिल रहा है, तो लोगों ने भर भर करके घर लेने स्टार्ट कर दिए। और कैसे लेने स्टार्ट किए, लोन्स के थ्रू। और इन्हीं लोन्स के लिए एक टेक्निकल टर्म होता है विच वी कॉल एज मॉर्टगेज। व्हाट इज मॉर्टगेज, जब आप हाउसिंग लोन लेते हो ना, तो होता क्या, कोलैटरल देना पड़ता है। कोलैटरल क्या होती है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब क्या, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस तो एक अलग चीज है, लेकिन आप कुछ ऐसा कीमती बैंक के पास रखो कि बैंक टेंशन फ्री होकर के आपको लोन दे दे। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि बैंक वाले को, मैं एक बोरोवर, मैंने बैंक वाले को बोला कि सर मेरे को लोन दे दो, बदले में जो घर मेरा है वो आप गिरवी रख लेना, टिल द टाइम मैं लोन नहीं चुकाता। जिस दिन मैं लोन चुका दूंगा, घर के डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम पर हो जाएंगे, घर मेरे नाम पर हो जाएगा। बैंक ने भी बोला बिल्कुल ठीक है। तो इसे ही हम बोलते हैं मॉर्टगेज, कि जब तक आप लोन नहीं चुकाओगे, घर बैंक के नाम पर है, जिस दिन आपने लोन चुका दिया, घर आपके नाम पर आ जाएगा। और हाउसिंग लोन की पता है एक और स्पेशलिटी होती है, हाउसिंग लोन ना लंबे टर्म के लिए होता है, यानी कि आराम से आप मान करके चल लो 15 से 20 साल तो सिंपल ही होता है। एंड उस समय यूएस में 30-30 साल के भी हाउसिंग लोन्स दे जा रहे थे, क्योंकि चीप क्रेडिट था, बैंक्स को देना था। यूएस गवर्नमेंट कैश पंप कर रही थी इकोनॉमी में, तो बैंक्स को भी तो अपने भर भर करके लोन्स देने। अब क्या हुआ, बैंक्स ने दबा के लोन्स देना स्टार्ट किया। जब बैंक्स ने दबा करके लोन्स देना स्टार्ट किया, तो हुआ क्या, सबसे पहले जिनकी अच्छी क्रेडिट रेटिंग थी उनको तो लोन्स दे दिया गया। अब द थिंग इज कि बैंक्स के पास और भी पैसा है, और भी पैसा है, क्योंकि यूएस की जो फेडरल रिजर्व है वो अपना रेट कम कर रही है, तो बैंक्स के लिए लेंडिंग और चीप हो रही है। लेकिन बैंक सिर्फ लेंड करके क्या करेंगे, उनको, सॉरी, बैंक्स बोरो करके क्या करेंगे, उनको तो आगे लेंड भी करना है। अब वो आगे लेंड कर रहे हैं, तो जिनकी अच्छी क्रेडिट रेटिंग थी उनको तो बॉस बैंक्स ने दे दिया। अब द थिंग इज कि मानो एग्जाम्पल लो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बैंक है लेमैन ब्रदर्स, ठीक है, उस समय की एक बैंक थी यूएस के अंदर। लेट से लेमैन ब्रदर्स ने उस समय तक $500 बिलियन का मॉर्गेज ऑलरेडी करा दिया था, दे दिया था, इतने लोन्स दे दिए थे। अब द थिंग इज कि कोई भी बैंक का, जब आप बैंकिंग के बारे में पढ़ोगे तो आप जानोगे कि कोई भी बैंक का एक लिमिट होता है लोन देने का। वो क्या होता है, डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से निकाला जाता है, और भी कुछ कुछ कोविनेंट्स होते हैं। कोविनेंट्स मतलब कंडीशंस होते हैं कि बैंक इससे ज्यादा नहीं दे सकता, वरना इकोनॉमी के लिए रिस्क है ना। अब समझना, बैंक की मानो लेमैन ब्रदर्स की लिमिट थी $500, $500 बिलियन, और इन्होंने इतने का ही लोन दे भी दिया, तो ये और लोन तो दे नहीं सकते हैं। तो ये आ गई बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब बैंक्स को दिख रहा है कि यार इतना चीप क्रेडिट है, दिस इज अ गोल्ड माइन, मेरे को और लोन्स देने हैं, लेकिन मेरी लिमिट ब्रीच हो गई है, मतलब कि मेरी लिमिट आ गई, अब इससे ज्यादा दे नहीं सकता हूं मैं लीगली। तब जन्म हुआ सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट का, विच इज सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन क्या बोलता है, तो सुनना, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट टाइम लगेगा लेकिन आपके दिमाग में बिठा दूंगा। देखो, मैं लोन तो और दे नहीं सकता हूं क्योंकि मेरी कंप्लीट लिमिट पहुंच गई है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं इन लोन्स को एक पूल में डाल सकता हूं। पूल मतलब स्विमिंग पूल नहीं, एक कागज का टुकड़ा मान लो, एक बॉक्स मान लो, मैंने सारे लोन्स इस बॉक्स में डाल दिए। और अब ये जो पूल बन गया ना, ये अपने आप में एक असेट है जिसे मैं जाकर के इन्वेस्टर्स को सेल कर रहा हूं। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, टेंशन मत लो, मैं समझाता हूं। देखो क्या किया बैंक्स ने, बैंक्स ने बोला
कि भाई हम क्या करेंगे बेसिकली, इन सारे लोन्स को, लेट्स से $500 बिलियन के जो लोन्स हैं, अलग अलग बोरोवर्स हैं, ठीक है, इन सारे के सारे लोन्स को इन लोगों ने क्या किया, एक पूल में डाल दिया, और इस पूल को इन्होंने बोला मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी, यानी कि ये एक सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मतलब असेट है जिसका बैकिंग क्या है, जिसका बैकिंग है मॉर्गेज। अब सुनना क्या हुआ, मानो इसको लेकर के ये पहुंचे किसके पास, लेट से ये पहुंचे मिस्टर बिलगेट्स के पास, जो कि बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है यूएस के। इन्होंने मिस्टर बिलगेट्स को बोला कि सर सुनिए ना, हमारे पास एक बहुत ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। मिस्टर बिलगेट्स ने बोला बताइए। इन लोगों ने बोला कि सर हम लोगों ने ना एक पूल बनाया जिसके अंदर ढेर सारे लोन है। कितने लोन्स है, मानो ऐसा एक बैंक था। अब क्या है, हेज फंड्स ने ये वाला काम किया, ठीक है, बड़े बड़े हेज फंड्स ने, उन्होंने लेमन ब्रदर्स को भी बोला और भी बैंक्स को बोला, तो मानो इस पूल के अंदर टोटल असेट्स आ गए कितने, $5,000 बिलियन के टोटल मॉर्गेजेस आ गए। अब इनके ऊपर क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा हर महीने, प्लस धीरे धीरे करके प्रिंसिपल रिपेमेंट्स भी स्टार्ट हो जाएंगी, राइट, सब कुछ होगा इनके ऊपर। तो इन्होंने बिल गेट्स जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को पकड़ा, एलॉन मस्क, बिल गेट्स, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इन लोगों को पकड़ा और बोला आप क्या करो, इनमें इन्वेस्टमेंट्स कर लो, यानी कि ये $5,000 बिलियन का परचेज कर लो, और अब क्या होगा, आपके लिए एक रेकरिंग कैश फ्लो आ गया, जैसे जैसे इंटरेस्ट आएगा वैसे वैसे आपको पैसा मिलता जाएगा। तो यानी कि आप आज परचेज कर लो और अब ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स आपको पैसा ही पैसा आता जाएगा। यानी कि आप आज डालो मानो $4,900 बिलियन, ठीक है, एंड ओवर अ कोर्स ऑफ 30 ईयर्स इसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ लेकर के मानो $6,000 बिलियन मिल जाएगा आपको। तो इन लोगों ने भी क्या किया, पैसा डाल दिया, एंड इसी इंस्ट्रूमेंट को पता है क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी, या जिसके लिए सीएफए के अंदर लेवल 2 में जाकर के आप एक क्लियर कट टर्म पढ़ोगे, सीडीओ, कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। यानी कि डेट के जो कोलैटरल है, कौन से, मॉर्गेजेस, इनको हम लोगों ने एक सिक्योरिटी का रूप दे दिया और उस सिक्योरिटी को लोगों को बेच दिया। अब सुनना इसका इम्पैक्ट बैंक के बैलेंस शीट पे क्या हुआ, देखो, जिस बैंक के पास अभी तक असेट साइड में लोन दिखा रहा था $500 बिलियन का, जो कि इसका लिमिट था, अब वो क्या बन गया, इस लोन को तो इन्होंने मिस्टर बिलगेट्स को सेल कर दिया। जब सेल किया तो इनके पास क्या आ गया, लोन हट गया और इनके पास बैंक बैलेंस आ गई, मानो इनको मिल गया $450 बिलियन इसके बदले में, वन टाइम कैश पेमेंट मिल गया, इनके तरफ से रिस्क खत्म, प्लस कैश आ गया। और अब कैश आ गया तो बैंक ने क्या किया, इसको भी लोन के फॉर्म में देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी कि जो मेरा टोटल लिमिट है वो रीच हो गया था। तो इन्होंने क्या किया, ये करके अपनी एग्जिस्टिंग लोन्स को फिर से जीरो कर लिया, और जीरो कर दिया तो इन लोगों ने फिर से लोन देना स्टार्ट किया। लेकिन प्लीज प्रॉब्लम समझिएगा, प्रॉब्लम ये था कि जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी थी, यानी कि जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी थी, यानी कि जिनकी लोन लेने की हैसियत थी अच्छे अच्छे लोगों की, उनको तो हम पहले ही भर भर के लोन दे चुके हैं। तो अब प्रॉब्लम ये स्टार्ट हुआ कि अब लोन देना स्टार्ट हो गया, पता है किन लोगों को, ऐसे लोगों को जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस पुअर थी, यानी कि पुअर क्रेडिट वर्दी पीपल को लोन मिलने लग गया। और इसीलिए इसीलिए इस क्राइसिस का नाम देखो क्या है, इस क्राइसिस का नाम है सब प्राइम क्राइसिस। सब प्राइम क्यों, क्योंकि अब क्या है, जो प्राइम से खराब है, सब है, यानी कि नीचे वाले, उनको जब लोन मिलना स्टार्ट हुआ ना तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। देखो कैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, मैं आपको बताता हूँ। इनको लोन्स पता है कैसे दिए गए, बैंक ने, बैंक का जो रिलेशनशिप मैनेजर है उसको तो अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, तो उसने भर भर के लोन देना स्टार्ट किया। 5 तरीके की गलतियां हो गई उस समय, एंड ये 5 की 5 मिस्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, निंजा लोन्स आ गए। निंजा लोन्स क्या होता है, तो सुनना, नो इनकम, नो जॉब, नो असेट। क्या बोला मैंने, नो इनकम, नो जॉब, नो असेट। जिनके पास ना इनकम थी, ना जॉब थी, ना असेट था, लेकिन बैंक्स को तो लोन देने थे, उनको भी लोन दे दिया गया। क्या ये देना सही था, बिल्कुल गलत था। फिर सुनना, 100% लोन टू वैल्यू रेशियो के अंदर लोन्स देने लग गए। इसका मतलब क्या हुआ, मानो आज मैं एक गाड़ी लेने जाता हूँ, गाड़ी है 10 लाख की, और अगर मुझे लोन लेना है तो जनरली बैंक्स क्या बोलते हैं कि सर एटलीस्ट 10% या 20% आप अपने एंड से लगाओ, एंड रिमेनिंग 80% की फाइनेंसिंग हम करेंगे।
वो कभी भी 100% नहीं करते। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर बोला गया कि अगर कोई 1 करोड़ का घर ले रहा है तो आइडियली क्या होना चाहिए था, 25%, 30% बोरोवर लगाए, बाकी 70-75% के लिए बैंक देगी। लेकिन यहां पर वो भी नहीं हुआ। बोला गया आप टेंशन मत लो, आप बस लोन लो, आप बस घर लो, पूरा का पूरा फंडिंग कौन करेगा, बैंक करेगा। तीसरी गलती, तीसरी गलती ये हो गई कि बैंक्स ने क्रेडिट रेटिंग्स को भी फैब्रिकेट करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि क्या, किसी की क्रेडिट रेटिंग, सिबिल स्कोर पुअर है ना, उसको भी मॉर्फ कर दिया, कुछ ना कुछ आड़ा टेढ़ा कर दिया, जिससे उसकी सिबिल स्कोर जो है वो बैंक के एथिकल स्टैंडर्ड्स, बैंक की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो पॉलिसी है ना उसके अंदर फॉल कर जाए और उनको दे दे। चौथा क्या, अल्टीमेट प्रोडक्ट निकाल दिया, बोला इंटरेस्ट ओनली मॉर्गेजेस के अंदर बैंक्स एंटर कर गई। सुनना ये क्या है, मानो किसी को लोन दिया गया 30 साल के लिए और बोला गया आने वाले 5 साल आप प्रिंसिपल रिपेमेंट छोड़ो, आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कर दो, दैट्स इट। यानी कि इंटरेस्ट ओनली मॉर्गेजेस, बोला आने वाले 5 साल आप प्रिंसिपल को छोड़ो, सिर्फ इंटरेस्ट को अगर चुका दोगे ना, काम बन जाएगा। अब आप सोचो, किसी को 2% पे आपने लोन दे दिया और उसे बोला कि आने वाले 5 साल प्रिंसिपल भी रिपेमेंट छोड़, सिर्फ इंटरेस्ट दे, और इंटरेस्ट क्या है, 2% है यार। मान अगर आज मैं 1 करोड़ का लोन ले लूँ और कोई मुझे बोले कि आने वाले 5 साल तू प्रिंसिपल के बारे में मत सोचना, लोन तो 30 साल का है, सिर्फ इंटरेस्ट देना, मेरे को आने वाले 5 साल सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए। यानी कि अगर आज मेरी औकात 5 लाख की है तो मैं 1 करोड़ का लोन लेकर के 5 साल टेंशन फ्री सो सकता हूँ। अब उस 1 करोड़ से मैं घर बना लूँ, मैं BMW खरीद लूँ, मैं राडो की घड़ी खरीद लूँ, मैं जो खरीदना वो खरीद लूँ, ये कर दिया। और पांचवी चीज क्या, पांचवी चीज देखो इन लोगों ने क्या कर दिया, लायर मॉर्गेज भी ले आए। ये क्या है, ये टर्म है लायर मॉर्गेज। लायर मॉर्गेज मतलब पता है क्या है, किसी इंसान की क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, किसी इंसान के पास कोई इनकम नहीं है, इन लोगों ने बोला हमें कुछ देखना ही नहीं है। यानी कि ऐसे मॉर्गेजेस कर दिए जिसके अंदर कोई क्रेडिट स्क्रीनिंग ही नहीं हुआ, दे दिया गया लोन, क्यों, लालच। अब आप बोलोगे कि सर ये बात ना हजम ही नहीं हो रही है, हजम ही नहीं हो रही है, क्यों हजम नहीं हो रही है, क्योंकि आप बोलोगे कि यार बैंक्स इतने बड़े बेवकूफ है क्या, उनको नहीं दिख रहा है कि अल्टीमेटली पैसा तो उन्हीं का है। अरे भाई अगर मैं ऐसे लोगों को लोन दे दूं, जो लोग मेरे को पता ही, मैंने कुछ देखा ही नहीं लोन देने के पहले, तो आप बोलोगे सर ये तो आप बातें बना रहे हो, ये हो नहीं सकता रियल में। मैं बताता हूँ, बैंक्स को देखो फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा था ना, बिकॉज ये क्या कर रहे थे, ये लोन दे रहे थे, मानो इन्होंने $500 बिलियन का लोन दिया, लेकिन ये तो इमीडिएटली दूसरे लोगों को ये लोन दे करके बेच करके निकल जा रहे थे। यानी कि रिस्क जो है ये अपने सर से हटा के दूसरे को दे रहे थे। और अब सुनना, ये जो इन्वेस्टर्स थे ना, इनके अंदर भी ना ट्रांचेस थे। देखो ये जो इन्वेस्टर्स थे ना, किसके इन्वेस्टर्स, जिन लोगों ने MBS खरीदे थे, या जिसे हम CDO भी बोलते हैं, कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन, इन लोगों के अंदर भी ना 3 ट्रांचेस थे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, सुनना। अब आप बोलोगे कि सर ये इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट कर रहे थे, ये इन्वेस्टर्स पागल है क्या। चलो बैंक तो आपने समझा दिया कि बैंक तो पागल नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टर्स पागल है क्या, मैं बताता हूँ, इन्वेस्टर्स भी पागल नहीं है। देखो 3 ट्रांचेस इन्होंने बना दिए, इसे पता हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। ये क्या होता है ना, कॉमर्स वाले जो हम लोग होते हैं ना, हम लोग साइंस तो ले पाते नहीं हैं, और हम लोगों को इंजीनियरिंग करने की बहुत तमन्ना रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉमर्स में इंजीनियरिंग घुसाते थे, कैसे, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करके। अब सुनना, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग लोगों ने कैसे किया, बोला ये जो MBS या CDO है ना, इसके अंदर 3 ट्रांच बनाएंगे। ट्रांच मतलब क्या, 3 टुकड़े कर देंगे हर असेट का। देखो एक होगा कैटेगरी ए। कैटेगरी ए मतलब क्या, मानो 10,000 बोरोवर्स है एक CDO के अंदर, ठीक है। तो बोला गया जब कभी भी इनमें से जो जो लोग इंटरेस्ट देंगे ना, सबसे पहले कैटेगरी ए वाले बोरोवर को पे किया जाएगा। यानी कि इसका रिस्क सबसे कम है, राइट, सबसे लो है, तो इसका रिटर्न भी क्या होगा यार, कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट फाइनेंस का, लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो जिसने रिस्क कम लिया उसका रिटर्न भी कितना होगा, मानो 6% या 5% ऐसा। फिर कैटेगरी बी है, बोला गया कि भैया इनको जब इंटरेस्ट पे हो जाएगा, जब इनका हिस्से का पैसा मिल जाएगा तब इनको पे किया जाएगा, तो इनका रिस्क क्या है, मॉडरेट है, तो इनका रिटर्न भी क्या है, मॉडरेट है, मानो 8 to 9%। और बोला गया सबसे हाई रिस्क है ये कैटेगरी सी वाले, ये कैटेगरी सी वालों का रिस्क क्या है, सबसे हाईएस्ट है, तो इनका रिटर्न भी क्या है, सबसे हाईएस्ट है, मानो 12% 13% ऐसा। तो अब सुनना हुआ क्या, ये जो इन्वेस्टर्स थे उन लोगों को भी ये था कि भैया
अगर हमें हाई रिस्क लेना है तो ही हम सी में इन्वेस्ट करेंगे, वरना वो क्या बन जा रहे थे, कैटेगरी ए इन्वेस्टर्स बन जा रहे थे। तो वो भी क्या कर रहे थे, एमबीएस के अंदर, सीडीओस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे, ये सोच करके कि हाँ ठीक है एकदम बराबर है। घर के प्राइसेस देखो, सबका माइंड मेंटालिटी क्या, अल्टीमेटली ह्यूमन साइकोलॉजी क्या, इनको भी यही था ना कि यार डिफॉल्ट करेंगे भी तो कितने करेंगे, 5-10% करेंगे। तो यार उसमें क्या टेंशन है, इन 5-10% का भी तो मॉर्गेज है, घर को बेच करके यानी कि हाउस को सेल करके इनका लोन का रिकवरी हो जाएगा, और बाकी 90% तो यार अपना लोन चुकाएंगे ही। और घर के दाम तो वैसे भी बढ़ते ही हैं, तो जब इनके घर को बेचेंगे, इन 5-10% ने अगर कर भी दिया डिफॉल्ट, तो इनके घरों को बेच करके हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, हम लोग अच्छा खासा कमा करके निकल जाएंगे। ये इनका थॉट प्रोसेस था। अब सुनना हुआ क्या, प्रॉब्लम यही से स्टार्ट हुई। प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई कि सुनना, स्टोरी के अंदर क्या था, स्टोरी की जो शुरुआत थी वो क्या थी कि यूएस के अंदर जो फेड है वो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट को गिरा रहा था। ठीक है, अब कब तक गिराएगा यार, जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर कर रही है, अब क्या कर रहे हैं लोग, घर लेना स्टार्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी राइज कर रही है, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने मतलब फेडरल रिजर्व ने क्या किया, अब रेट्स को बढ़ाना स्टार्ट किया। ऑब्वियस सा बात है ना, निरंतर गिराते थोड़ी रहेंगे, अब तो बढ़ाएंगे भी। तो यूएस फेड ने ना अराउंड जून 2004 अपने रेट्स को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। अब देखो रेट्स को इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो हुआ क्या, अराउंड जून 2004 ना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यूएस फेड का था वो 1.24% में था। और आपको पता है ये ग्रो करके जून 2006 तक कितना बन गया, ये ग्रो करके जून 2006 तक बन गया 5.25%। तो यानी कि जैसे शुरू में 2-2.5 साल के अंदर अंदर में फेड ने 6% से 1% पे गिरा दिया था, 2004 से लेकर के 2006 2 साल में उसको 1% से 5% भी कर दिया। अब सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब क्या है ना, अब इस बबल के अंदर पिन लग चुका है और अब ये बबल होने वाला है बर्स्ट। अब सुनना, पिन क्या था, पिन था जो ये ग्रेजुअल रेट्स के अंदर इंक्रीज हुआ ना, यही आपका बबल के अंदर पिन था। और इस पिन ने देखो क्या किया, इस पिन को समझने के लिए ना पहले मॉर्गेज के एक एसेंशियल कॉन्सेप्ट को समझ लो। देखो मॉर्गेज जनरली ना स्टैंडर्ड मॉर्गेज होते हैं। स्टैंडर्ड मॉर्गेज मतलब क्या, जैसे मैं आज एक फाइनेंस का अवेयर इंसान हूँ, तो मैं अगर अपना लोन लेने जाऊंगा, तो पता है मैं बैंक को क्या बोलूंगा, मैं बैंक को बोलूंगा कि देखो यार 30 साल का लोन हो कि 20 साल का लोन हो, मेरे को मतलब नहीं है, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ना आप आज ही फिक्स कर दो। सो दैट मैं क्या, मैं एक एक्सेल के ऊपर बना लूंगा, मानो मेरे को कोई 4% पे भी लोन दे रहा है, तो मैं बोलूंगा सर मेरा रेट फिक्स कर दो पूरे 30 साल के लिए, ताकि मैं एक्सेल के अंदर अपने सारे कैश फ्लोज वगैरह प्लान कर लूँ, अपने लाइफ के फाइनेंसेस को उस हिसाब से प्लान कर लूँ, मेरे माइंड से टेंशन खत्म रेट्स के फ्लक्चुएट होने का। लेकिन बैंक्स जो थी ना यूएस के अंदर, जब वो लोन्स दे रही थी ना भर भर करके, तो उनको पता है, उनको ये पता था कि एक ना एक दिन तो फेड क्या करेगा, रेट्स बढ़ाएगा। तो उन्होंने पता है बहुत चालाकी की। चालाकी क्या की कि देखो, जब 1% 2% पे लोन रेट्स चल रहे थे फेड के, तब उनको पता था कि आज अगर हम फिक्स्ड रेट पर दे देंगे तो हमको तो पोसाएगा ही नहीं। क्यों पोसाएगा नहीं, समझना, क्योंकि फेड तो 2 साल 3 साल बाद रेट बढ़ा ही देगा। उस दिन क्या होगा, अगर हमने फिक्स रेट पर दिया तो हमारी तो जेब से फेड को जाएगा 5% पे, और कस्टमर से जिसने लोन लिया है उससे आएगा 1-2% पे ओवर अ पीरियड ऑफ 30 साल, तो हमारी तो लग जाएगी ना। तो उन लोगों ने पता है क्या किया, एक कॉन्सेप्ट किया, बोला लोगों को कि नहीं नहीं स्टैंडर्ड मॉर्गेज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज करेंगे। अब ये एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज क्या होता है, सुनना, इन लोगों ने लोगों को बोला कि आप ले जाओ ना, इतना क्यों टेंशन लेते हो 30 साल के रेट का, बोला अभी रेट वेट सब सस्ते रहेंगे, आप ज्यादा टेंशन मत लो। तो लोगों ने भी बोला यार पता नहीं कल को रेट बढ़ जाए तो क्या हो। तो इन लोगों ने बोला सुनो, आप क्या करो, 30 साल का लोन है ना, पहले 2 साल हम लोग आपको 1% पर ही दे रहे, पहले 2 साल 1% 2% 1.5% ऐसे पर ही दे रहे। फिर क्या है, थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स जो भी उस समय का रेट होगा उस पे आप स्टैंडर्ड मॉर्गेज पे कन्वर्ट करा लेना। मतलब समझा, मतलब आज हमने लोन दे दिया मानो 1.5% पे, और बोला आने वाले 2 साल जो है ना आप टेंशन मत लो, आपका 1.5% ही रहेगा, और आपको स्टैंडर्ड मॉर्गेज चाहिए ना, लो कर दिया। तीसरे साल पे जो भी रेट रहेगा उस समय का, और उन्होंने बोला अरे घबराओ मत, तीसरे साल भी ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50% बढ़ेगा, मतलब 50% मतलब 0.5% बढ़ेगा। यानी कि क्या हो जाएगा, आज आपका 1.5 है, थर्ड ईयर पे 2% होगा। तो बोला टेंशन मत लो यार, 2% भी कुछ बड़ा बात नहीं है, थर्ड ईयर पे आपका फिक्स कर देंगे।
लेकिन सर थर्ड ईयर पे क्या हो गया, थर्ड ईयर तक आते आते तो ये 1% का लोन 5 से 6% का बन गया। अब आप सोचो कि ये जो है आपके कौन से, जो आपके पुअर क्रेडिट वर्दी बोरोवर्स थे, कौन से पुअर क्रेडिट वर्दी बोरोवर्स, इन लोगों ने किस दम पे लोन लिया था, इन लोगों ने इस दम पे लोन लिया था कि 1 से 2% के ब्याज पे लोन मिल रहा है। लेकिन इनके लिए कॉस्ट शूट करके क्या चली गई, इनके लिए कॉस्ट शूट करके चली गई 6%। क्या आपको लगता है ये दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इन लोगों ने कर दिया डिफॉल्ट, और जैसे ही डिफॉल्ट हुआ तो इनके जो हाउसेस थे वो क्या चले गए, बैंक्स ने रिकवर कर लिए, ऑक्शन में डाल दिए। लेकिन ये खराब बोरोवर्स अगर 2%, 3%, 4%, 5% होते तो सोचा भी जाता। ये खराब बोरोवर्स ही थे 30 से 40%। मतलब कि आप सोचो कितने कितने घर नीलामी में चले गए। और अब इकोनॉमिक्स का एकदम फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हम लोगों ने क्लास 11 12 में पढ़ा है वो क्या है, जैसे ही किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ी कि उसके प्राइस गिरेंगे। डिमांड सप्लाई इन्वर्स चलती है, डिमांड उठेगा तो प्राइस उठेगा, सप्लाई उठेगा तो प्राइस गिरेगा। अब सर हाउसेस के प्राइस गिर गए, यानी कि सुनना, ये जो बंदों ने, ये जो इन्वेस्टर्स थे, जिन लोगों ने किस में इन्वेस्ट किया था, जिन लोगों ने एमबीएस सीडीओ में इन्वेस्ट किया था, उन लोगों ने क्या सोचा था कि पहला तो डिफॉल्ट करने वाले 5-10% होंगे, जो कि कितने बन गए, डिफॉल्ट करने वाले 30-40% हो गए। तो उनका पहला एस्टिमेट गलत हो गया। दूसरा एस्टिमेट क्या था, दूसरा एस्टिमेट था कि कोई बात नहीं, ये 5-10% भी जब डिफॉल्ट करेंगे तो इनके घरों को बेच करके अच्छा पैसा आ जाएगा, रियल एस्टेट तो अप्रिशिएट ही करना है। लेकिन सर जी, जब घर इतने सारे एक बार में ऑक्शन में गए तो प्राइस इतना कम हो गया कि अगर मैं आपको नंबर्स में दूं ना तो घरों के प्राइस अप्रोक्सीमेटली 40% फॉल कर गए। अब सुनना, अब बैंक्स बेचेंगे तो लोन तो रिकवर होगा नहीं। तो बैंक्स ने लोगों को बोला कि अरे सुनो सुनो सुनो, तुमको लोन चुकाना पड़ेगा। मानो मेरे पास बैंक आई और बोला कि मानो मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, 1 करोड़ का लोन लिया था और 1 करोड़ का ही घर था, क्यों, क्योंकि 100% लोन टू वैल्यू रेशियो था। मेरे को बैंक ने बोला कि नीलेश तेरे को 1 करोड़ का लोन चुकाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने बोला जा, नहीं चुकाता। क्यों चुकाऊं मैं, जिस घर की कीमत आज 60 लाख हो गई है, मैं पागल हूँ जो 1 करोड़ दूंगा उसके लिए। मैंने बोला नहीं चुकाऊंगा, आप बेच लो ना। अरे भाई, बोरोवर के पर्सपेक्टिव से सोचो ना, वो क्यों 1 करोड़ देगा उस चीज का जिस चीज का उसको आंखों के सामने दिख रहा है वैल्यू 60 लाख है। उसने बोला मैं नहीं चुकाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके अग्रीमेंट में क्या दिया, मैं लोन नहीं चुका पाऊंगा, आप घर ले लोगे, लो ले लो। अब सर प्रॉब्लम ये हो गया, और इसके कारण हो गया डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट क्या है, नहीं नहीं, ये पिज्जा वाले डोमिनो से इसका कोई रिश्ता नहीं। डोमिनो इफेक्ट देखो क्या बोलता है, डोमिनो इफेक्ट बोलता है कि जैसे मानो ये दो चीजें हैं, ठीक है, अगर ये गिरेगा तो ये बाय डिफॉल्ट गिरेगा। तो ऐसे करके क्या हुआ, लोन के ऊपर डिफॉल्ट हुआ, लोन के ऊपर डिफॉल्ट हुआ, बैंक को प्रॉब्लम, बैंक को प्रॉब्लम हुआ तो हेज फंड्स को प्रॉब्लम हो गया, जिन्होंने सीडीओ इशू किए थे, एमबीएस इशू किए थे, एमबीएस को प्रॉब्लम हुआ, तो फिर इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई, यानी कि एक बार में मल्टीपल लोगों को प्रॉब्लम आ गई। और अब इस बबल के अंदर बर्स्ट तो हो चुका था, इस बर्स्ट के अंदर बोलते हैं ना कि एक तो गरीबी ऊपर से आटा गीला। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी एआईजी, बहुत फेमस अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी है, इसने क्या किया था, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स दिए थे। ये आप लेवल 2 पे पढ़ोगे, सीडीएस। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स क्या होते हैं ना, इंश्योरेंस प्रोडक्ट है कि कल को अगर लोन के ऊपर किसी ने डिफॉल्ट किया ना तो वो जो इन्वेस्टर्स है ना उनको टेंशन ना लेना पड़े। तो एआईजी ने क्या किया था, एआईजी ने इंश्योरेंस बेचा था। अब आप बोलोगे कि सर सब समझ में आया, बैंक ने लोन क्यों दिया, उनका लालच था, इन्वेस्टर्स ने क्यों दिया, उनका लालच था। आप बोलोगे कि सर इंश्योरेंस वालों ने इंश्योरेंस कैसे दे दिया, वो अंधे थे क्या? नहीं दोस्त, अंधे नहीं थे। सुन, मैंने जो एकदम शुरू में बोला था ना ह्यूमन साइकोलॉजी, कि यार लैंड अप्रिशिएट करता ही तो सबको लगा था, सबने टेकन ले लिया था कि यार लैंड से कम रिस्की कुछ होता है। आज भी अपन घर परिवार में बैठते हैं तो मम्मी पापा को क्या बोलते हैं
कि जमीन ले लेते हैं ना, जमीन में तो कोई टेंशन नहीं है, बढ़ेगा नहीं भी तो सेम तो रहेगा ही वैल्यू। तो सबने यही सोचा था, इंश्योरेंस वालों ने भी बोला बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, क्या होगा, प्रीमियम ही तो आएगा, अरे कौन सा कुछ होता है, 5-10% डिफॉल्ट भी करेंगे, उस 5-10% का भी घर बेच देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो सबने सोचा बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। और सब लोग 2001 के अंदर इकोनॉमी रिसेशन देख चुके थे, तो आप सबको अमीर होने का तलब था, जल्दी अमीर होना था। तो भाई एआईजी भी फंस गया। और द मोमेंट इंश्योरेंस कंपनी फंस जाती है, आप समझ लेना इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग वही है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ही तो वो है जो सबका रक्षक है। अरे भाई रक्षक का ही अगर शिकार हो जाए तो बाकी लोगों की तो बैंड बज गई, बाकी लोगों की तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो धीरे धीरे करके 2008 के सेकेंड हाफ से जो ये बबल फटा, जो जा करके 2009 तक कितना, 18 महीने तक यूएस इकोनॉमी के अंदर पूरा का पूरा रिसेशन रहा। लॉजिक क्या था, लॉजिक यही था कि सब प्राइम लोगों को, सब प्राइम मतलब जिनकी क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी नहीं थी, उनको हमने मॉर्गेज दे दिया, उनको मॉर्गेज दे दिया, और इतना ज्यादा मॉर्गेज दे दिया कि बैंक्स की जब लिमिट पूरी हुई तो उन लोगों ने फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करके मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज बना दी और उसको इन्वेस्टर्स को बेच दिया। इतना सब कुछ हुआ कि आपको पता है मोर देन 300 प्लस बैंक्स इंसॉल्वेंट हो गए यूएस के अंदर। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि बॉस हमको नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड फाइनली 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 जो यूएस की गवर्नमेंट है उसको आना पड़ा, इंटरवीन करना पड़ा, और उन्होंने क्या दिया, बेल आउट पैकेज। अब बेल आउट पैकेज क्या होता है, बेल आउट पैकेज होता है कि भाई ठीक है, अब जब फाइनली सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, भाई इकोनॉमी को तो संभालना पड़ेगा ना, बच्चे अगर कुछ गलत कर दे तो अल्टीमेटली उनके लॉसेस मम्मी पापा के ऊपर ही आते हैं। तो मम्मी पापा कौन है इन सब की, यूएस गवर्नमेंट। तो यूएस गवर्नमेंट ने फाइनली आकर के $700 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया। लेकिन आपको पता है ये बेल आउट पैकेज भी मिनिस्क्यूल था, यानी कि एक इमीडिएट रिलीफ तो मिला लेकिन लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं मिला। 1-2 महीने के लिए हालात सुधरे लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अब क्या है, अब बैंक्स भी घबरा गए थे। उनको लगा कि शिट, हमसे फिर से वही चीज हो गई, यानी कि इकोनॉमी फिर उसी गड्ढे में गिर गया जिस गड्ढे में 8 साल पहले गिरा था। मतलब कि हम मुश्किल से निकले नहीं थे कि अब हम और डीप घुस गए थे। तो बैंक्स ने क्या किया, ये जो पैसे अब की बार आए ना, इस पैसे को उन्होंने अपने पास रखा और लोन्स नहीं दिए। और अगर देने जाते भी ना तो पब्लिक खुद घबरा गई थी। खुद सोचो ना यार, मेरे सर पर अगर 1 करोड़ का लोन है और मैं बैंक को बोलता हूँ कि घर ही 60 लाख का है, मैं लोन पे डिफॉल्ट मारता हूँ, तो कल को अगर बैंक मेरे को और एक लोन बेचने आएगी, मैं खुद भी खरीदूंगा क्या, मैं खुद भी लूंगा क्या, मैं खुद भी नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा नहीं बॉस हो गया, इनफ लोन हो गया, अब तो जो पैसे है थोड़े बहुत उसको अपने पास रखने हैं, अपना जिंदगी नॉर्मल चलाना है, सेविंग्स के ऊपर फोकस करना है, अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर और फोकस नहीं करना है। तो फाइनली यूएस गवर्नमेंट को एक सुपर, जो बोलते हैं ना, रेयर मूव करना पड़ा, विच इज क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग देखो क्या होती है, क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है कि फाइनली ना जो सेंट्रल बैंक होती है ना, वो हर बैंक के ना असेट साइड के अंदर जितने इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, सबको खुद परचेज कर लेती है। सेंट्रल बैंक बोलती है बस हो गया आपका। जैसे देखो हुआ क्या, बैंक्स को $700 बिलियन दिए, बैंक्स ने बोला अब हम और लोन्स नहीं देंगे, अब हम क्या करेंगे, सेफ इन्वेस्टमेंट्स में चले जाएंगे, यानी कि खुद भी दूसरे बैंक के संग एफडी करा लिया या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो सेंट्रल बैंक ने बोला टेंशन मत लो, तुम लोग सब लोगों के इन्वेस्टमेंट्स मैं परचेस करती हूँ, हटाओ, सीधा कैश लो हाथ में, सीधा कैश लो हाथ में और पब्लिक को दो, एकदम रेट्स कम करो। यानी कि आपको पता है फिर से रेट्स 0.25% के अराउंड आ गए थे। धीरे धीरे करके यूएस इकोनॉमी फिर जो है ट्रैक पे आई। धीरे धीरे करके लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाया गया कि देखिए बिना मतलब का घर मत खरीदिए आप। कंज्यूमर अवेयरनेस लाया गया कि आप समझो, बैंक्स को भी बोला गया कि यार टारगेट मीट कराने के लिए पागल के जैसे लोन्स मत बांटते फिरो। इन्वेस्टर्स को एजुकेट कराया गया, हेज फंड्स को एजुकेट कराया गया, सेबी स्ट्रिक्ट हुई। सेबी मतलब वहाँ की जो सेबी है ना, इंडिया के अंदर जैसे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड है ना, वहाँ पर एसईसी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। उन लोगों ने टाइटर नॉर्म्स लाए, कॉरपोरेट गवर्नेंस को एनहांस किया, और ऐसे करके धीरे धीरे यूएस इकोनॉमी आई। एंड आपको भी पता है जब यूएस इकोनॉमी गिरती है ना, पूरे वर्ल्ड को एक संग लेके गिरती है। तो उस समय एशिया के अंदर भी मैसिव हुआ। देखो हम लोग तो सब लोग छोटे थे, लेकिन अगर किसी ने जो 2008 के टाइम पे स्टॉक मार्केट में था ना, आप आज भी उनसे पूछोगे ना, दे विल हैव नाइटमेयर्स ऑफ दैट एक्सपीरियंस, इट वाज सच अ बिग थिंग इवन फॉर इंडिया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये थी पूरी की पूरी अपनी कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, ऑफ
द सब प्राइम